एनसीईआरटी इस ब्रह्मास्त्र 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी के बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो पर्सन इजीली देख लेगा। हैरान हो गए यार स्केलेटल क्या है, क्या ह्यूमन बीइंग का स्केलेटन है? नहीं, स्केलेटल इक्वेशन का मतलब ऐसी इक्वेशन जो शेर जंगल में कम होंगे। शेर जंगल का राजा बेटा। आप लोगों ने क्रिकेट का मैच देखा है, क्रिकेट के मैच में बेटा फ्लड लाइट्स लगी होती हैं। कभी आप देखते हो ना, एक बहुत बड़ी सी लाइट होगी, उसके अंदर 500 600 छोटी छोटी लाइट्स लगी होती हैं जो डे नाइट मैचेस में ऑन करते हैं। कोयला क्यों नहीं खा सकते? खा लो कोयला। एनसीईआरटी लिख रही है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। बेटा कोयला हम खाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, अर्थ से उठाए नहीं जा रहे लोग। इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई, हैंड्स लग जाते हैं हमारे कैमरे के लेंस पे तो हमारी पिक्चर ब्लड आती है। वैसे ही बेटा ओल्ड एज पर्सन को जो दिखेगा वो ब्लड दिखेगा। तो भी बेटा मैक्सिमम बच्चों की नजर नहीं जाती है। पकाता भी दिख रहा है ना, आपको एक पेड़ भी दिख रहा है, आपको एक डोगी आता हुआ भी दिख रहा है, आपको कोई आंटियां दुलड़ रही हैं वो भी दिख रहा है। मतलब आपको उस मिरर के अंदर मल्टीपल चीजें एक बार में दिख पा रही है। बता देते हैं आपके लिए, एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू ऑब्जर्व और एक्सपीरियंस नियर बाय एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट क्लियर। क्लियर कह रहा है कि मैं जन्मों जन्मों का बदला लूंगा लॉयन से, और उसने क्या किया? लॉयन को खा लिया। पॉसिबल है क्या ऐसा? बेटा एरो उल्टे लगाते हो तो उसका मतलब ये होता है कुछ जादुई सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं रीजनरेटिव सेल्स। चालिया इस हाई टेम्परेचर में और दोबारा से ABCD चुनु मुन्नु बना लिए, मतलब रिप्रोड्यूस करके अपनी पॉपुलेशन को पहले जैसा कर लिया। गलत बोला मैंने। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? तो बेटा एक बार फिर से वेलकम यू ऑन दिस चैनल पढ़ ले भाई। और आज इस वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग एक बहुत ही एक्सक्लूसिव कंटेंट आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज हिडन जेम्स ऑफ एनसीईआरटी। अब हिडन जेम्स ऑफ एनसीईआरटी का क्या मतलब है? एनसीईआरटी के बेटा वो कॉर्नर्स, एनसीईआरटी की वो लाइंस जिनमें से डायरेक्ट 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान बेटा उन बच्चों को होता है जो एनसीईआरटी ढंग से रीड नहीं करके जाते। तो टेंशन की क्या बात है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन मैंने रीड करके उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के लिए पेश किए हैं। जस्ट अपनी कॉपी पेन निकाल लें और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो साथ साथ लिखते जाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ ऐसी एक्सपेक्टेड लाइन जो असर्शन रीजनिंग की फॉर्म में पूछी जा सकती हैं। इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन ट्विस्ट एंड टर्न करके पूछा जाता है अगर वो लाइन एनसीईआरटी में गिवन हो। तो बेटा सबसे पहली बात, एनसीईआरटी इज ब्रह्मास्त्र। 10th क्लास का बच्चा हो, 12th क्लास का बच्चा हो, अगर आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो एनसीईआरटी से बेटर आपके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता। बिकॉज एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइंस उठ के आती हैं। जिन बच्चों ने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स करे हैं उनको ये बात पता है कि एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन उठा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी को बेटा बहुत अच्छे से क्रैम करके आपको जाना है। और अगर कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऐसी ऐसी वीडियो सीरीज जरूर देखिए जिसके अंदर एनसीईआरटी की लाइंस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। तो आप लोगों का टाइम सेव करने के लिए आज हम 50 to 60 मिनट्स के अंदर मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स के कुछ हिडन कॉर्नर्स एनसीईआरटी के डिस्कस करेंगे ताकि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन की जर्नी आसान हो सके। क्या आपने एनसीईआरटी में ये मिस किया? क्या आप में से बेटा बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मिस कर देते हैं। तो आज के उस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि वो सारे पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस हों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और शेयर करें इस वीडियो को अपने लव्ड वंस के साथ, क्योंकि जब भी आप कोई अच्छा कंटेंट शेयर करते हैं यू एक्सपीरियंस मिरेकल। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बेटा हिडन जेम्स ऑफ एनसीईआरटी कॉपी पेन निकाल लें और एक बड़ा सा हेडिंग डालें जबरदस्त वाला, हिडन जेम्स ऑफ एनसीईआरटी, एंड कंफर्म 10 to 12 मार्क्स का पेपर इसी वीडियो में से आने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको इस कंटेंट में कुछ भी डाउट हो जस्ट कमेंट इट डाउन। आई विल पर्सनली रिवर्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन आस्क्ड बाय यू। सबसे पहला बेटा ये पैराग्राफ है अवर एनवायरनमेंट चैप्टर में, और इस चैप्टर में से कई बार सीबीएसई ने एक्वेरियम पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये पैराग्राफ बेटा एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। अगर आप ध्यान से इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इसमें इकोसिस्टम के बारे में बताया हुआ है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है क्लीनिंग ऑफ एक्वेरियम पे क्वेश्चन आ सकता है। बेटा क्लीनिंग ऑफ एक्वेरियम पे आपने पहले भी मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी क्वेश्चन सुना है कि हमें एक्वेरियम को बार बार क्लीन करने की जरूरत पड़ती है, जबकि एक नेचुरल इकोसिस्टम, ओशियन या फिर एक नेचुरल पॉन्ड है, उसको हमें बार बार साफ करने की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होती? उसका सिंपल सा एक ही रीजन है बेटा, डीकंपोजर्स। देयर आर नेचुरल डीकंपोजर्स which are present in the natural water body। और डीकंपोजर्स क्या करेंगे?
कॉम्प्लेक्स मटेरियल को कन्वर्ट कर देंगे सिंपल में। इस वजह से जो हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं उन्हें हमें साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर अगर आपने घर में एक्वेरियम रखा है तो थोड़े दिनों के बाद आपको उसका पानी बदलना पड़ेगा, क्योंकि एक्वेरियम के अंदर डीकंपोजर्स नहीं होंगे, क्योंकि वो एक एनक्लोज चैम्बर है, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। क्लियर? तो बेटा एक क्वेश्चन आपको कंफर्म यहां से मिल सकता है। यहां पे देखिए लिख रखा है इट हैव टू बी क्लीन्ड वंस इन अ व्हाइल। अब एनसीईआरटी की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि एक क्वेश्चन पूछेंगे और क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देंगे। अब कोई बच्चा अगर उस क्वेश्चन की डिटेल तक चला गया, उसने वो क्वेश्चन सर्च कर लिया तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज वो सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा और आप सोचोगे कि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन कहां पे था। तो एनसीईआरटी के अंदर बेटा चीजें बहुत प्रिसाइज दे रखी हैं, बट मैंने उन सारी चीजों को डिटेल में डिस्क्राइब किया है जस्ट आपके लिए, ताकि आपका टाइम सेव हो सके और आपको कम टाइम में बेटर कंटेंट मिल पाए। नेक्स्ट हमारे पास बेटा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब ये ऐसा एक टेबल दे रखा है और इस टेबल पे भी बेटा मैक्सिमम बच्चों की नजर नहीं जाती है। हम पता नहीं कितनी रिएक्शंस करके जाते हैं, बट ये वाली रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है अलग अलग फॉर्म में। 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब मुझे पता है अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl, बिल्कुल सही। अब उसके अंदर क्या मिला? 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है BaOH ट्वाइस। अब यहां पे देखो बेटा, आपको ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल लगेगा। ये एग्जांपल किसका है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। कर दें डबल डिस्प्लेसमेंट, ये इसके साथ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन करेगा और ये इसके साथ, तो प्रोडक्ट बनेगा BaCl2 साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेटा कई जगह याद रखना, कई जगह अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जगह NH3 प्लस H2O भी लिखा जाता है, तो वो भी सही है, बट आप ये भी कर लेंगे तो ये भी सही होगा। सो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एग्जाम में इसको कंप्लीट करना वो पूछ सकता है, आपसे जो प्रोडक्ट बना है उसका नेम पूछ सकता है, तो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बेटा ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट हुआ किसके साथ? बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई जिसके अंदर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हुए और म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन के बाद मेरे पास बेरियम क्लोराइड बना और साथ में बना अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? नेक्स्ट हिडन जेम्स ऑफ एनसीईआरटी इज फ्रॉम चैप्टर ह्यूमन आई एंड अ कलरफुल वर्ल्ड। अब ह्यूमन आई एंड अ कलरफुल वर्ल्ड के अंदर हाइलाइटर से इसको हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए, रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। बेटा ये बात हम सबको पता है कि रेटिना पे क्वेश्चन काफी बार सीबीएसई ने पूछ रखा, मतलब सीबीएसई घुमा फिरा के रेटिना पे क्वेश्चन पूछती है, बट यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है? रेटिना के पास कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं। इन लाइट सेंसिटिव सेल्स में जैसे ही सिग्नल आता है, ये सिग्नल सेंड किया जाता है ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन में। अब समझते हैं बेटा, मान लो मेरे पास ये एक ह्यूमन आई है, अब मैं एक रफ में इसको एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इस ह्यूमन आई के बेटा बैक साइड में कितने पोर्शन में हम मान के चल रहे हैं? दिस पोर्शन इज रेटिना, दिस पोर्शन इज रेटिना। अब यहां पे बेटा रेटिना पे दो टाइप के सेल्स एग्जिस्ट करते हैं, एक होते हैं रोड सेल और एक होते हैं कोन सेल। अब एनसीईआरटी में चाहिए मेंशन नहीं कर रखा, बट वो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। दो टाइप के सेल्स होंगे, एक होंगे रोड सेल्स, एक होंगे हमारे पास कोन सेल्स। रोड सेल्स नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नाइट विजन के लिए, ये लाइट इंटेंसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कोन सेल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब होता क्या बेटा, हायर क्लासेस में पढ़ोगे, जैसे ही लाइट इस पे आती है, इन रोड सेल और कोन सेल्स के अंदर कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं और इन्हीं के साथ ही निकलती है हमारी ऑप्टिक नर्व्स, जो इस इंफॉर्मेशन को लेके जाती है कहां पे? ब्रेन के पास, और ब्रेन इसको इंटरप्रेट करता है और इस तरीके से हम चीजों को देख पाते हैं। तो ये मत सोचना कि एनसीईआरटी ने सिर्फ और सिर्फ कुछ लाइट सेंसिटिव सेल बोल रखे हैं, हो सकता है वो पूछ लें व्हाट आर लाइट सेंसिटिव सेल, या फिर एजर्शन रीजनिंग में भी बेटा एक लाइन उठ के आ जाएगी, और अगर आपने वो लाइन एनसीईआरटी में से नहीं पढ़ी होगी तो वो गलत हो जाएगी। द ब्रेन इंटरप्रेट दीज सिग्नल्स एंड फाइनली प्रोसेस द इंफॉर्मेशन सो दैट परसीव ऑब्जेक्ट दे आर। तो इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। रेटिना लाइट सेंसिटिव सेल पे भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आ सकता है। देखो, आप सामने से कोई ऑब्जेक्ट है, उसको जब आप देख रहे हो तो वहां से लाइट रे आती है, आपकी आई के अंदर एंटर करती है, रेटिना पे हिट करती है, मतलब आगे वाले प्रोसेस तुम्हें पता है, और रेटिना पे प्रेजेंट है रोड सेल और कोन सेल्स।
हमारे अंदर बेटा रोड सेल और कोन सेल में से कौन से सेल ज्यादा होते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। और इन रोड सेल और कोन सेल्स की वजह से हम कलर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अगर मैं आपको 3 डिफरेंट टाइप के कलर्स दे दूं तो आप मुझे बता पाओगे कि सर ये 3 डिफरेंट रेड के शेड्स हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कोन सेल्स, बिकॉज कोन सेल्स आर द रिस्पॉन्सिबल सेल्स फॉर कलर आइडेंटिफिकेशन। ये कलर को आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करते हैं। चलिए नेक्स्ट हिडन जेम। अब ये हिडन जेम हमारा है फ्रॉम द चैप्टर ऑप्टिक्स, मतलब ऑप्टिक्स लाइट में से। अब देखो यहाँ पे बेटा ताजमहल की बात कर रखी है, आगरा फोर्ट की। अब गारंटी दे रहा हूं बेटा, जितने जने ये वीडियो देख रहे थे, अगर आपने ये पैराग्राफ पढ़ा है तो कमेंट्स में लिख देना, मोस्ट इग्नोर्ड पैराग्राफ है। उन्होंने क्या रखा कि अगर आपको एक टॉल बिल्डिंग की, ट्री की एक स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर में इमेज निकालनी है ना, ये आगरा फोर्ट टू ऑब्जर्व द फुल इमेज, तो इसके बारे में कुछ लिख रखा है। बेटा क्या कहना चाह रहा है, अगर बेटा मुझे ताजमहल की कंप्लीट इमेज चाहिए तो आप मुझे सोच के बताओ, क्या मुझे ताजमहल बड़े साइज का देखना है या छोटे साइज का। बेटा मुझे ताजमहल को एक छोटे व्यू में देखना है, और जब भी मुझे छोटे व्यू में कोई चीज देखनी होती है देन आई विल यूज कॉन्वेक्स मिरर। क्या हमें पता है, क्या हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर का वाइड फील्ड ऑफ व्यू होता है, वाइड फील्ड ऑफ व्यू, वाइड फील्ड ऑफ व्यू, जिसका ये मतलब है बेटा कि आपको एक ही मिरर के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी इमेजेस देखने को मिलती हैं। सपोज आप एक्टिवा या बाइक पे जा रहे हो, आपके जो एक्टिवा या बाइक पे मिरर लगा होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। उसका वाइड फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या है कि आपको उस मिरर के अंदर बैक साइड पे बहुत सारी चीजें एक साथ में दिखेंगी। आपको ट्रक आता भी दिख रहा है ना, आपको एक पेड़ भी दिख रहा है, आपको एक डॉगी आता हुआ भी दिख रहा है, आपको कोई आंटियां दो लड़ रही हैं वो भी दिख रहा है। मतलब आपको उस मिरर के अंदर मल्टीपल चीजें एक बार में दिख पा रही हैं, जिसका ये मतलब है कि वो मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर है, इट हैव अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू। तो जब भी आपसे कोई कहे कि एक बड़ी बिल्डिंग को ऑब्जर्व करना है मिरर में, एक ट्री को ऑब्जर्व करना है मिरर में, या एक ताजमहल जैसी एक बड़ी बिल्डिंग को ऑब्जर्व करना है, ऑलवेज रिमेंबर आपको यूज करना है कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का वाइड फील्ड ऑफ व्यू है। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे जो मैंने बात बताई है वो लिख रखी है, एक बार पढ़ लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर और कॉमनली यूज आर रियर व्यू मिरर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रियर व्यू का मतलब जो बैक साइड पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको देखने के काम आए। These mirrors are fitted on the side of the vehicle, enabling the driver to see traffic behind him. ट्रैफिक का मतलब क्या है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, डॉगी जा रहा है, दो पर्सन लड़ रहे हैं, एक्टिवा पे कोई जा रहा है, बाइक पे कोई जा रहा है, ट्रक आ रहा है पीछे से, तो वो सारे ट्रैफिक हमें नजर आएगी बिकॉज दे हैव अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जो ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है ह्यूमन आई एंड अ कलरफुल वर्ड से अगेन। अब इस ह्यूमन आई एंड अ कलरफुल वर्ड के अंदर बेटा एक कॉन्सेप्ट दे रखा है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टिंडल इफेक्ट। क्या हमने टिंडल इफेक्ट पढ़ा है 9th में? बिल्कुल पढ़ा है बेटा। टिंडल इफेक्ट बेसिकली रिलेटेड है स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। किससे रिलेटेड है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। अब आप लोगों ने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, ट्री कैनोपी। देखिए बेटा ये ट्रीज हैं, बहुत सारे ट्रीज के नीचे जब आप खड़े होते हो तो आपको जंगल में अंधेरा फील होता है। मान लो आप जंगल के अंदर गए, आपको वहां पे दिन के टाइम पे भी अंधेरा लगेगा। क्यों? क्योंकि ट्रीज ने क्या कर रखा, इतनी हाइट अटेन कर ली कि वो धीरे धीरे बेंड होके एक क्लोज चैम्बर वहां पे क्रिएट कर देते हैं। इसको बोलते हैं ट्री कैनोपी। क्या बोलते हैं? ट्री कैनोपी। ट्री कैनोपी का मतलब बहुत सारे ट्रीज हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, एक ऐसा एनक्लोज स्ट्रक्चर बना दिया कि अंदर कोई लाइट एंटर ही नहीं हो रही, पर जैसे ही बेटा उसमें से सूरज की किरणें, सनलाइट एंटर करेगी तो आपको उस रास्ते में आने वाले सारे पार्टिकल विजिबल हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर। तो यहाँ पे वही सारी चीजें लिख रखी हैं, तो इसके ऊपर भी आप एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या लिखा? द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल। 2% एग्जाम में पूछा जाएगा, साइज के ऊपर ये कैसे डिपेंड करती है। कॉपी पे अभी लिख लेंगे। वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट while the particle of larger size scattered longer wavelength। ध्यान से सुनेंगे। longer wavelength का मतलब क्या है बेटा? longer wavelength का मतलब क्या है? longer wavelength का मतलब है रेड। shorter wavelength का मतलब क्या है? shorter wavelength का मतलब क्या है? violet और ब्लू, है ना। हमें पता है विबग्योर के अंदर हम इतने स्मार्ट हैं, हमें पता है कि वॉयलेट जो है उसकी वेवलेंथ कम होती है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो इस लाइन को बेटा अपने दिमाग में फिक्स कर लेना। अगर बहुत फाइन पार्टिकल है तो वो ब्लू लाइट को स्कैटर करेगा, और अगर हमारे पास पार्टिकल बड़े साइज के हैं तो वो रेड लाइट को स्कैटर करेंगे। ये क्वेश्चन बेटा असर्शन रीजनिंग की फॉर्म में पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूं
अपने पास नोट कर लें कॉपी में, ताकि एग्जाम के टाइम पे एक सिंपल सी रीडिंग ले और आपका काम बन जाए। क्लियर। नेक्स्ट अगेन इसी चैप्टर के अंदर बेटा एनसीईआरटी के अंदर लिख रखा है नियर पॉइंट एंड द फार पॉइंट। देखो बेटा नियर पॉइंट और फार पॉइंट पे क्वेश्चन कैसे आता है, पहला वो समझेंगे। दूसरा इसके अंदर बेटा कैटरैक्ट क्लाउडी अपीयरेंस के बारे में बोल रखा है, तो ये दोनों चीजें हम ध्यान से समझते हैं। कैटरैक्ट के बारे में भी, नियर पॉइंट। देखिए बेटा नियर पॉइंट का मतलब होता है कि ह्यूमन आई कितने डिस्टेंस, देखो नियर पॉइंट और फार पॉइंट का बेसिक सा मतलब ये है कि ह्यूमन आई की विजिबिलिटी रेंज क्या है। बेटा मेरी आईज कहां तक देख पाएंगी, इंफिनिटी तक देख पाएंगी। अगर एक हेल्दी आईज हैं जिनको स्पेक्स नहीं लगा हुआ, वो पर्सन इंफिनिटी तक देख पाएगा और नियर बाय 25 सेंटीमीटर के बाद देख पाएगा। मतलब 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी के बीच में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो पर्सन इजीली देख लेगा। बट अगर आप 25 सेंटीमीटर से पास कोई ऑब्जेक्ट लेके जाएंगे तो हमारी आईज पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो हमारा नियर पॉइंट क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट क्या हो गया, इंफिनिटी। तो अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन क्या बनेगी, बहुत सिंपल है, आ रखी है एग्जाम में। नियर पॉइंट का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियर पॉइंट। नियर पॉइंट का मतलब है द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस या फिर मिनिमम डिस्टेंस आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट इज क्लियरली विजिबल टू ह्यूमन आई, क्लियरली विजिबल टू ह्यूमन आई। और कितना होता है इसकी वैल्यू, 25 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट भी यही है, दिस इज द मिनिमम है, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इंफिनिटी। मैक्सिमम डिस्टेंस बियॉन्ड विच अ ह्यूमन आई कैन नॉट सी, मतलब इंफिनिटी से पहले देख पाएगी ह्यूमन आई और 25 सेंटीमीटर के बाद देख पाएगी। तो 25 सेंटीमीटर से लेके एक हेल्दी ह्यूमन आई को इंफिनिटी तक दिख पा रहा है। 25 सेंटीमीटर क्या है, नियर पॉइंट। देखो पेपर में ऐसे भी प्रेजेंटेशन करके आ सकते हो। ये क्या है, फार पॉइंट। तो इन दोनों के बीच में ही ह्यूमन आई ऑब्जर्व कर सकती है, नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच में। सो नियर पॉइंट और फार पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है कैटरैक्ट के ऊपर। आपने प्रेस बायोपिया पढ़ा, मायोपिया पढ़ा, हाइपरमेट्रोपिया पढ़ा। अब यहाँ पे बेटा कैटरैक्ट क्या है, एक बीमारी है, आई का डिफेक्ट है जिसके अंदर एक क्लाउडी अपीयरेंस आ जाती है। पढ़ ले एक बार। क्रिस्टलाइन लेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछ रखा था एक बार कि किस चीज पे फर्क पड़ता है। जो क्रिस्टलाइन लेंस है ओल्ड एज के अंदर मिल्की हो जाता है और क्लाउडी हो जाता है। कभी आपने देखा होगा बेटा, अपने दादाजी की आईज को अगर आप देखोगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर उनकी एज बहुत ज्यादा है तो आप देखेंगे उनका जो आई लेंस है उसके ऊपर एक ट्रांसल्यूसेंट व्हाइट कलर की एक लेयर आई होगी, दैट इज कॉल्ड एज कैटरैक्ट कंडीशन। तो उस कैटरैक्ट का एक ही सॉल्यूशन है कि उसकी हमें क्या करवानी पड़ेगी, सर्जरी। अगर मैं देसी भाषा में कहूं तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना पड़ता है, तब जाके पर्सन को क्लियर नजर आता है, नहीं तो उनको धुंधला ही नजर आएगा। सिंपल सी चीज है बेटा, आपके मोबाइल के कैमरे के लेंस पे अगर कोई हाथ लग जाए या फिर कोई भी डस्ट पार्टिकल आ जाए या फिर कोई एक क्लाउडी अपीयरेंस आ जाए, कई बार होता है ना, ऑयली हैंड्स लग जाते हैं हमारे कैमरे के लेंस पे तो हमारी पिक्चर ब्लड आती है। वैसे ही बेटा ओल्ड एज पर्सन को जो दिखेगा वो ब्लड दिखेगा, क्योंकि उसके आई लेंस के ऊपर क्या हो चुका है, एक कवरिंग आ चुकी है मिल्की और क्लाउडी। नेक्स्ट हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कोर्निया ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। यहाँ पे ना एनसीईआरटी के अंदर लिख रखा है कि अगर किसी की एक पेयर ऑफ आई को हम किसी को ब्लाइंड पीपल को डोनेट करते हैं तो उससे 4 लोग विजन गेन कर सकते हैं। अब समझिए क्या होगा। ये हमारे पास बेटा जो कोर्निया होता है, कोर्निया सबसे बाहर वाली लेयर होती है। क्या ये हमें पता है कि कोर्निया सबसे बाहर वाली लेयर है हमारे आई की। और ये सबसे बाहर वाली लेयर होने के साथ साथ हमें ये भी बात याद रखनी है बेटा कि इसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल नहीं होती। तो ये ऑक्सीजन कहां से लेती है बेटा, ये ऑक्सीजन लेती है डायरेक्ट एयर से। मतलब ये जो कोर्निया है ना, ये एयर से ऑक्सीजन ले सकता है, इसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल एंटर नहीं करती। तो कोर्निया ट्रांसप्लांटेशन बहुत आसान है, क्योंकि बेटा अगर ब्लड वेसल ही नहीं है तो व्हाइट ब्लड सेल भी नहीं जाएंगे, व्हाइट ब्लड सेल नहीं जाएंगे तो कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स होने के चांसेस कम होंगे, तो कोई भी रिजेक्शन नहीं आता। सो कोर्निया ट्रांसप्लांटेशन आर वेरी वेरी कन्वीनियंट, क्योंकि कोर्निया के अंदर कोई भी ब्लड वेसल नहीं होता। कोई आपसे पूछे कि भाई अगर कोर्निया के अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं है तो वो कहां से ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन ले रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। यहां पे लिख रखा
कि पर्सन ओवर कौन कौन कोर्निया ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता, बेटा ये भी आया नहीं है कभी एग्जाम में, बट मुझे ऐसा लगता आ सकता है कि अगर कोई डायबिटीज से मरा है ना, अगर कोई पर्सन डायबिटीज से मरा है, एड्स से उसकी डेथ हुई है, हेपेटाइटिस बी है, ये सारी जब बीमारियां हैं तो वो डोनेट नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि रिस्क होगा ना, जिस पर्सन की इतनी ड्रेडफुल मौत हुई है तो उसके अंदर चांसेस हैं कुछ ना कुछ पैथोजन के जो ट्रांसफर हो सकते हैं एक हेल्दी पर्सन को, जिसको आप आई ट्रांसप्लांट करना चाह रहे हो। तो डॉक्टर चेक करते हैं कि भाई जो पर्सन की डेथ हुई है वो नॉर्मल कंडीशन में हुई है, तो एक पेयर ऑफ आई से 4 लोगों को जीवन दान मिल सकता है, वो देख पाएंगे, क्योंकि कोर्निया ट्रांसप्लांटेशन डिस्ट्रीब्यूट करके किया जाता है, वो फर्दर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेटा प्रिज्म से, विबग्योर पे तो क्वेश्चन आना ही आना है, ये हिडन जेम भी है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है जो बार बार सीबीएसई किसी ना किसी फॉर्म में पूछती है। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ कलर दैट यू सी ऑन द स्क्रीन? बेटा ये अपने दिमाग में ना फिट कर लो, 10 बार लिख लो कॉपी में कि जो विबग्योर बनेगा वी नीचे आएगा और आर ऊपर आएगा। बच्चे पता नहीं कितनी बार ये गलती करते हैं, याद रखना बेटा इस चीज को कि जब भी एक प्रिज्म में से लाइट पास करेगी, व्हाइट लाइट अगर प्रिज्म में से पास कर रही है, तो इसमें जो आप 7 कलर बनाते हो, इसमें जो आप 7 कलर बनाते हो, उन 7 कलर में सबसे ज्यादा जो बेंडिंग होगी वो वॉयलेट की होगी, तो वॉयलेट नीचे आएगा और रेड ऊपर आएगा, और उसी के हिसाब से आप पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम बनाओगे। और क्या क्या पूछ सकते हैं, डिस्पर्जन क्या है, बच्चों वाला क्वेश्चन, व्हाइट लाइट का 7 कलर में कन्वर्ट होना डिस्पर्जन। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्पेक्ट्रम भी बोल रखा है, ये भी बहुत चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम के बारे में पूछ लें, बहुत बार तुमने कर रखा है। द बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम। बिखरना डिस्पर्जन है, और जो हमें ऑब्टेन हो रहा है विबग्योर, दैट बैंड ऑफ 7 कलर, दिस बैंड ऑफ 7 कलर विल बी कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। चलिए, अब नेक्स्ट बेटा हिडन जेम है, अगेन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पिछले साल आया था, जिसमें उन्होंने पूछ लिया था कि भाई बताओ इसको बैलेंस करने पे क्या आएगा। बच्चे ना डरते रहते हैं बैलेंसिंग से कि पता नहीं कौन सी बैलेंसिंग उठा के पूछ लें। बेटा पिछले 5-6 साल के अगर आप पेपर देखोगे, या तो बैलेंसिंग पेपर में पूछी नहीं जाएगी, या पूछी जाएगी तो मैक्सिमम 1 या 2 नंबर की पूछी जाएगी, और ज्यादातर चांसेस हैं उन्हीं इक्वेशन के आने के जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। ऐसा नहीं होगा कि एग्जामिनर का मन करेगा कहीं से भी उठा के रिएक्शन देगा और वो आपसे बैलेंस करवाएगा, ऐसा नहीं होगा। चलिए इसको बैलेंस करके देखते हैं। चलो, एक जो ये अनबैलेंस होती है बेटा, जो ये अनबैलेंस इक्वेशन होती है उसको बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड एज स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन का मतलब है ऐसी इक्वेशन जो अनबैलेंस है, जब आप इसको बैलेंस कर देते हैं देन द स्केलेटल इक्वेशन बिकम बैलेंस। तो स्केलेटल पे भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया था, आधे बच्चे हैरान हो गए यार स्केलेटल क्या है, क्या ह्यूमन बीइंग का स्केलेटन है? नहीं, स्केलेटल इक्वेशन का मतलब ऐसी इक्वेशन जो अनबैलेंस हो, जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे सेम ना हो। चलिए देखते हैं कैसे इसको बैलेंस करेंगे। बेटा Fe यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे लगा देते हैं 3। आप एक लॉन्ग मेथड भी यूज कर सकते हो, तो मैं सिंपल ही कर रहा हूं। अब इसके बाद ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पे कितने हैं? 4। तो ऑक्सीजन को 4 बना दे, यहाँ पे 4 बना दे। अब Fe की कहानी खत्म, ऑक्सीजन की कहानी खत्म। हाइड्रोजन की जीवन में दुविधा है। दुविधा क्या है? हाइड्रोजन इधर है 2, इधर कितने हैं हाइड्रोजन? 2 × 4 8। अब इसको मुझे 8 बनाना है, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूं? 4। चेक करो बेटा कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस हुई है। मेरे अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बैलेंस होगी, तो बैलेंस करके ये बनेगी 3Fe plus 4H2O give rise to Fe3O4 plus 4H2। So this is the balance chemical equation। क्या है? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं। स्केलेटल पहले थी जब अनबैलेंस थी, जब आपने इसको बैलेंस कर दिया इट बिकम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलिए बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम अवर इन्वायरमेंट चैप्टर। हम लोगों ने बेटा अवर इन्वायरमेंट का हिडन जेम पहले किया है, दैट इज एक्वेरियम वाला क्वेश्चन। अब इसके अंदर बेटा जो 3-4 पॉइंट है, मैं पेपर देख रहा था, अभी मैं जब लाइन से बोलूंगा तो मैं याद आएगा कि यार ये तो पेपर में आ रखी है लाइन, मतलब एनसीईआरटी से लाइन उठाते हैं और सीधा पेपर में डाल देते हैं बेटा। तो जिसने एनसीईआरटी, पहली स्लाइड में बताया था ना कि एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र है, जिसने एनसीईआरटी की एक लाइन रख ली उसके एजर्शन रीजनिंग गलत नहीं होंगे, उसकी एमसीक्यू गलत नहीं होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में उसको एक स्ट्रेंथ मिलेगी लिखने में। हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने के लिए आपको और कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, बट एनसीईआरटी की लाइन को उठा के ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे बेटा 1% ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है ये अभी समझाऊंगा आपको। देन उसके बाद यहाँ पे 10% ऑफ एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है ये अभी मैं बताता हूं आपको। देन यहाँ पे 2 पॉइंट लिख रखे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले एक बार इन पॉइंट्स को देखते हैं। 1% का मतलब क्या है बेटा? मान लो ये सन है,
सन से जो भी एनर्जी आएगी प्लांट उस एनर्जी का सिर्फ 1% ही एब्जॉर्ब कर पाएंगे। मान लो यहां से एनर्जी आई 20,000 जूल की, तो 20,000 जूल का बेटा 1% हो जाता है 200 जूल। 1% कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाय 100 कर देना, 100 से डिवाइड कर दिया तो वो 1% आ जाएगा। तो 1% मतलब 200 जूल ही प्लांट क्या कर पाएंगे, इसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे। सॉर्टेड है कहानी। लेकिन जब इसकी आगे फूड चेन चलेगी, जब ये नेक्स्ट टॉपिक लेवल में एनर्जी डालेगा, तो सबको पता है कि कितनी एनर्जी जाएगी, 10% ऑफ एनर्जी विल बी ट्रांसफर। सबसे मुश्किल फूड चेन है ना, सबसे मुश्किल फूड चेन जो छोटे क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो, ग्रास, डियर, लोइन, इससे बेस्ट कुछ नहीं है, है ना। तो ग्रास के अंदर अगर हम बात करें एनर्जी 200 जूल, तो इसका 10% आएगा डियर में, दैट इज 20 जूल। डिवाइड बाय 10 करते जाना है, और डिवाइड बाय 10 करना है 2 जूल। तो यहां पे तो लग रहा है 10%, पर जो सन से एनर्जी आएगी बेटा उसका आपने 1% निकालना है। तो सन से एनर्जी कितनी थी, 20,000 थी, इसका 1% मैंने निकाला 200, 200 से 20, 20 से क्या बना, 2 जूल बना। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई बात हमें, ठीक है जी। इसके बाद बेटा यहाँ पे ना ये डायरेक्ट लाइन आई थी, पिछले साल का पेपर देख लेना असर्शन रीजनिंग में, देयर आर जनरली अ ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल। बेटा जो लोअर ट्रॉपिक लेवल होता है ना, उसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, एक पिरामिड बना लूं यहाँ, इस पिरामिड के अंदर मैं ऑर्गेनिज्म भर रहा हूं। सबसे पहले मेरे पास क्या आएंगी, ग्रासेस, सबसे पहले मेरे पास क्या आएंगी, ग्रासेस। ग्रास के बाद मान लो क्या आ गया, इंसेक्ट। इंसेक्ट के बाद क्या होगा, फ्रॉग। फ्रॉग के बाद मान लो क्या होगा, स्नेक। अगर इसके ऊपर भी जाना चाहो तो ईगल लिख सकते हो। अब सोच के बताना बेटा, क्या ऐसा हो सकता है कि जंगल में ग्रासेस तो बहुत ज्यादा हो और स्नेक कम हो? आप कहोगे हो सकता है, बट मुझे बताओ क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रासेस बहुत कम हो, इंसेक्ट बहुत ज्यादा, फ्रॉग बहुत ज्यादा और स्नेक सबसे ज्यादा? बेटा याद रखना, जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल पे ऊपर बढ़ते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज होते हैं। जितना कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा जंगल में कम होंगे, वो शेर जंगल में कम होंगे, शेर जंगल का राजा बेटा, तो वो कम ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि जंगल के अंदर डियर 5 हैं और शेर हैं 5,000, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन भी लिख रखी है, देयर आर जनरली अ ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल। लोअर ट्रॉपिक लेवल पे बेटा जो इंडिविजुअल होते हैं वो ज्यादा होते हैं। द लेंथ एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली। अब मैक्सिमम बच्चों को ये लाइन याद आ रही होगी, उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में करी है, मैंने वीडियो में भी किसी में बताया है। तो इसमें बेटा वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है किसकी, फूड वेब की। तो बेटा लेंथ फूड चेन की डिफर कर सकती है। फूड चेन में 3 ट्रॉपिक लेवल हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, पर आपको ये याद रखना है जितना बेटा फूड चेन छोटी होगी, जितना उसका ट्रॉपिक लेवल साइज छोटा होगा, उतनी वो स्टेबल होगी। उसका रीजन तुम्हें पता है, क्लियर। और इसके बाद जब इंटर कनेक्शन होता है फूड चेन का, देन इट फॉर्म्स फूड वेब। बहुत बढ़िया। चलिए अगले उस पर चलते हैं कि रेड वेवलेंथ, ये लिख रखा, हाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन बेटा वही है, ह्यूमन आई एंड अ कलरफुल वर्ड से कॉपी में मेंशन कर लेना। ये भी एनसीईआरटी के अंदर लाइन ना असर्शन रीजनिंग में आ रखी है एक बार। द रेड लाइट हैव अ वेवलेंथ 1.8 टाइम ग्रेटर देन द ब्लू लाइट। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड लाइट की वेवलेंथ, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, ये तो आपको पता है, पर कितनी ज्यादा है, 1.8 टाइम वेवलेंथ ऑफ ब्लू। बेटा रेड की वेवलेंथ ब्लू की वेवलेंथ के कितने गुना ज्यादा है, 1.8 टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देन द फाइन पार्टिकल्स, अब यहाँ पे क्या लिख रखा है, फाइन पार्टिकल्स। वहां पे भी मैंने कहा था अगर कोई छोटा पार्टिकल है तो वो किसको स्कैटर करेगा, ब्लू कलर को, शॉर्टर वेवलेंथ है। मोर स्ट्रांगली देन रेड, क्लियर। द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स आवर आईज इफ द अर्थ हैव नो एटमॉस्फेयर। देखो बेटा क्या बता रखा है, वो कह रहा है कि ब्लू कलर स्कैटर होके हमारी आईज पे आएगा, तभी तो स्काई का कलर ब्लू है। अगर एक एस्ट्रोनॉट की बात करें तो उसको स्काई का कलर ब्लू नहीं दिखने वाला, क्योंकि आउटसाइड द अर्थ देयर इज नो एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर नहीं तो पार्टिकल नहीं, अगर पार्टिकल नहीं तो कोई स्कैटरिंग नहीं, और अगर कोई स्कैटरिंग नहीं तो ये जो आपको ब्लू कलर दिख रहा है वो ब्लू नहीं दिखेगा। अगर कोई आपसे पूछे स्काई का एक्चुअल कलर क्या है, तो स्काई का एक्चुअल कलर ब्लैक है, बट आपको स्कैटरिंग की वजह से वो कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक एस्ट्रोनॉट को कलर कैसा दिखेगा। भाई एस्ट्रोनॉट को कलर ब्लैक ही दिखेगा, क्योंकि आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर तो है नहीं, और अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो कोई स्कैटरिंग भी नहीं होगी। बट पार्टिकल्स आप याद रखना बेटा, छोटे साइज का अगर पार्टिकल है तो ब्लू कलर को स्कैटर करेगा, बड़े साइज का पार्टिकल है तो वो रेड कलर को स्कैटर करेगा।
चलिए, पावर ऑफ एकोमोडेशन पे भी बेटा कई बार क्वेश्चन आया है, बट क्वेश्चन मैं अब ये नहीं बताने वाला कि पावर ऑफ एकोमोडेशन बहुत बार मैंने बता रखा, चलो बता देते हैं आपके लिए। एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू ऑब्जर्व और एक्सपीरियंस नियर बाय एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, मेरी आंख दूर के ऑब्जेक्ट को भी और पास के ऑब्जेक्ट को भी देख पा रही है, तो दैट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन, है ना। मैं कॉपी भी पढ़ पा रहा हूँ, टीचर कुछ लिखवा रहा है वो भी नोट कर रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, नोट भी कर रहा हूँ, तो मैं अपनी नोटबुक भी देख रहा हूँ और सामने बोर्ड भी देख रहा हूँ। सो दैट इज एडजस्टमेंट एबिलिटी इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। और तुम्हें पता है सिलियरी मसल्स ये काम बहुत अच्छे से करती है। पर बेटा एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लिख लेना, मैंने अलग से भी लिखी है। When the muscles are relaxed, the lens become thin. Does its focal length increase? जब हमारी सिलियरी मसल रिलैक्स होंगी, याद रखेंगे, जब हमारी सिलियरी मसल रिलैक्स होंगी तो क्या होगा, तो जो लेंस होगा वो थिन हो जाएगा, जिसकी वजह से फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। मसल रिलैक्स, लेंस थिन, फोकल लेंथ इंक्रीज। मैं नहीं चाह रहा बेटा आपका एक भी नंबर इसमें कटे, तो मैंने ये अलग से यहाँ पे लिख के आपको दे दिया। जब भी आपकी सिलियरी मसल रिलैक्स होंगी, लेंस थिन होगा, जिससे फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएंगी। इसका अपोजिट आप बना सकते हो, जब भी सिलियरी मसल रिलैक्स की जगह कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो कॉन्ट्रैक्ट होने पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने पे होगा जो लेंस है वो कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। और अगर लेंस थिक हो गया तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। समझ में आ रही है बात? इसको अलग से अपने पास पेन डाउन कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बेसिकली कब होता है, जब हम फार ऑब्जेक्ट देखते हैं, जब हम नियर ऑब्जेक्ट देखते हैं। जब बेटा हम बहुत आंख के पास किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी सिलियरी मसल्स क्या हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अगर सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो आई लेंस कैसा होगा, रिलैक्स होने पे क्या हो रहा था, थिन हो रहा था, तो आई लेंस कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। आई लेंस के थिक होने से जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। सिमिलरली जब आप दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो आपका जो सिलियरी मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। रिलैक्स होने से आई लेंस क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। और अगर आई लेंस थिन हो जाएगा तो उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर कोई आपसे पूछे ना सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, तो फोकल लेंथ तो चेंज करती हैं, पर अगर कोई पूछ ले कैसे करती हैं, तो ये पूरा फ्लो चार्ट आप ड्रॉ कर सकते हो। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हिडन जेम्स है, एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है और बच्चे इसको इग्नोर करके जाते हैं। सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट पे ये कर्वेचर चेंज करती है, थिक हो जाता है, थिन हो जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पास ये मेंशन कर लेना। बेटा बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, है ना। आप देख रहे हो एक एक स्लाइड बनाने में बहुत टाइम लगता है इतने हेक्टिक शेड्यूल में। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आ रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पॉज करके वीडियो को लाइक करें बेटा, क्योंकि आपके लाइक से एनकरेजमेंट मिलती है अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। चलिए बैक टू द टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास जो हिडन जेम है दैट इज प्लैनेट और स्टार से रिलेटेड। देखिए बेटा यहाँ पे आपको बहुत सुंदर सुंदर से स्टार दिख रहे हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा प्लैनेट दिख रहा है। अब ये कहानी ध्यान से सुनना, प्लैनेट्स की और स्टार की एक बहुत जबरदस्त कहानी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखो बेटा स्टार्स ना ट्विंकल करते हैं, जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो पोइट्री है वो है ही गलत। एक्चुअल में स्टार ट्विंकल ही नहीं करते, मतलब हमारे मन में भ्रम है कि स्टार ट्विंकल कर रहे हैं, और ये हमारे मन का भ्रम नहीं है, ये हमें ऐसा लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब तुम कहोगे सर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? बेटा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब है जब लाइट हम तक पहुंचेगी तो लाइट बीच में से बहुत सारे लेयर्स को क्रॉस करते हुए आती है। हमारे अर्थ के ना चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर में कहीं पे कैसी हवा है, गर्म हवा है, कहीं पे वार्म एयर है, कहीं पे कोल्ड एयर है। वार्म एयर लिखेंगे कॉपी में, वार्म एयर रेयरर होती है, गर्म हवा हमेशा हल्की होती है, और जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है। कभी तुमने देखा होगा घर में जो एग्जॉस्ट लगाते हैं वो बिल्कुल टॉप पे लगाते हैं, क्योंकि पता है जो गर्म हवा होगी वो ऊपर चली जाएगी और बाहर निकल जाएगी। हॉट एयर बैलून भी इसी कॉन्सेप्ट पे उड़ता है ना। जो गुब्बारा होता है जिसमें बैठ के सैर करने जाते हैं, उड़ने जाते हैं लोग, तो उस गुब्बारे के अंदर बेटा गर्म हवा बनती है, जिसकी वजह से वो गुब्बारा उड़ता है। चलो बैक टू द टॉपिक। जो वार्म एयर होगी वो रेयरर होगी, जो हमारे पास कोल्ड एयर होगी वो डेंसर होगी। अब क्योंकि लाइट मेरे तक बेटा स्ट्रेट नहीं आ रही, मेरे तक बेंड होके आ रही है, तो जब भी लाइट मेरी तरफ बेंड होगी तो मुझे स्टार ब्राइट दिखेगा, जब भी लाइट मेरे से दूर जाएगी तो मुझे स्टार डिम दिखेगा। तो ऑल्टरनेटिवली मुझे कभी स्टार डिम दिख रहा है, कभी ब्राइट दिख रहा है, कभी डिम दिख रहा है, कभी ब्राइट दिख रहा है। इसको मैं क्या कहूंगा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो क्या आपके पास स्टार्स ट्विंकल करते हैं? बेटा स्टार्स ट्विंकल नहीं करते, ये जस्ट हमें लगता है कि वो ट्विंकल कर रहे हैं। अब कोई कह रहा है सर स्टार अगर ट्विंकल कर रहे हैं तो प्लैनेट का बेचारे का क्या कसूर है, प्लैनेट भी तो ट्विंकल करने चाहिए। बेटा प्लैनेट ट्विंकल नहीं कर सकते, उसका कुछ रीजन है। प्लैनेट का साइज होता है बहुत बड़ा। देखो जो प्लैनेट है ना वो बहुत सारे पॉइंट साइज से मिलकर बने हुए हैं। ये एक प्लैनेट है, ये इमेजिन करो ये बहुत सारे लाइट सोर्स से मिलकर बना हुआ है।
अब अगर इतने सारे लाइट सोर्स ट्विंकलिंग इफेक्ट कर भी दें तो ये ट्विंकलिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा ऑन द ब्राइट बैकग्राउंड। अब ये बड़ी खतरनाक सी बात मैंने बोली है, इसको देसी भाषा में समझते हैं। आप लोगों ने क्रिकेट का मैच देखा है, क्रिकेट के मैच में बेटा फ्लड लाइट्स लगी होती हैं, कभी आप देखते हो ना, एक बहुत बड़ी सी लाइट होगी, उसके अंदर 500 600 छोटी छोटी लाइट्स लगी होती हैं जो डे नाइट मैचेस में ऑन कर देते हैं जब अंधेरा होता है। सोच के देखो बेटा, उस लाइट का एक बल्ब खराब हो जाए, क्या उस 500 बल्बों में से एक बल्ब के खराब होने से आपका ध्यान उस तक जाएगा? नहीं जाएगा। तो यही मतलब है कि इतने ब्राइट बैकग्राउंड पे अगर कहीं पे ट्विंकलिंग होगी भी, वो एक बल्ब अगर ट्विंकल भी कर रहा होगा ना फ्लड लाइट में, आपको नहीं नजर आएगा क्योंकि बैकग्राउंड इतना ब्राइट है कि आपका ध्यान उस पर नहीं जाएगा। तो क्या स्टार्स ट्विंकल करते हैं? जी हाँ। क्या प्लैनेट ट्विंकल करते हैं? कतई नहीं, प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ रखा है। तो यहाँ पे लिख रखा है इट इज द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स, ये पढ़ लेना, ठीक है। इस वजह से प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते। और प्लैनेट का दूसरा रीजन ये भी है, ये बहुत क्लोज होते हैं अर्थ के, बेटा स्टार्स बहुत दूर होते हैं जबकि प्लैनेट अर्थ के कंपैरेटिवली पास होते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। ये भी एक अलग पैराग्राफ दे रखा था, सनसेट और सनराइज से रिलेटेड, है ना। वो कह रहे हैं कौन कौन से फिनोमिना स्कैटरिंग से रिलेटेड है। बच्चे गलत कराएंगे पेपर में, बेटा स्कैटरिंग से रिलेटेड फिनोमिना अपने पास याद कर लो। स्काई का कलर ब्लू क्यों है ना, पानी का कलर ब्लू क्यों है, सन जब उगता है या ढलता है, सनसेट और सनराइज के टाइम पे इसका कलर ऑरेंज क्यों होता है, ये सारी बातें रिलेटेड है स्कैटरिंग से। और वो कह रहा है कि ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा था। अच्छा, आपको पता है कोलॉइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन? कोलॉइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज बड़ा, ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज छोटा। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, है ना। साइज ऑफ पार्टिकल इज लार्ज। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कोलॉइडल का पार्टिकल साइज ज्यादा होता है तो उससे क्या होगा बेटा, उससे टिंडल इफेक्ट होगा। द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल, जब वो लाइट कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स पे पड़ेगी। ठीक है जी। व्हाई द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल? अब तुम कहोगे सर ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल हमें पता है बेटा। अगर मैं वाई पूछ लूं ना, मैक्सिमम बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं कंफ्यूज हो जाएंगे। एनसीईआरटी में इसका रीजन लिख रखा है पर हम इग्नोर करते हैं उसको। क्या हमें पता है कि एनर्जी सन से एनर्जी जाती है ट्रॉपिक लेवल 1 पे, प्लांट से एनर्जी जाती है सपोज नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे इंसेक्ट पे, इंसेक्ट के बाद सपोज फ्रॉग पे। इसको यहीं पे खत्म कर देते हैं। मुझे बताओ सन से जो एनर्जी प्लांट पे गई, क्या प्लांट से सन तक एनर्जी वापस जा सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि प्लांट कहेगा कि सन आज मेरा मन नहीं है फोटोसिंथेसिस का, ऐसा कर मैं तेरे को एनर्जी देता हूं? क्या प्लांट सन को एनर्जी दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। दूसरी बात, क्या इंसेक्ट से वापस प्लांट को एनर्जी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। क्या फ्रॉग से इंसेक्ट को एनर्जी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। बेटा तभी कहता हूं एरोज ध्यान से लगाने चाहिए। फूड चेन में कई बच्चे उल्टा काम कराते हैं, एरो उल्टे लगा देते हैं। ग्रास, डियर, लोएन, बहुत बढ़िया बनाई फूड चेन, एरो लगा दिया ऐसे। इसका मतलब तो मैं बताऊंगा ना बेटा, हंस हंस के पागल हो जाओगे। इसका मतलब पता क्या? इसका मतलब ये है कि लोएन को खाया डियर ने। डियर कह रहा है कि मैं जन्मों जन्मों का बदला लूंगा लोएन से, और उसने क्या किया? लोएन को खा लिया। लोएन को खाने के बाद अगली कहानी क्या है कि इस डियर को ग्रास ने खा लिया। मतलब पेड़ था, डियर जा रहा था, पेड़ कह रहा मैं भी जन्मों जन्मों का बदला लूंगा, पेड़ ने उसको पकड़ा और खा लिया। पॉसिबल है क्या ऐसा? बेटा एरो उल्टे लगाते हो तो उसका मतलब ये होता है आपको एरो उस साइड लगाने हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म ताकतवर होता है उसकी तरफ एरो आता है। चलो यहाँ पे एक बार रीजन पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, क्यों फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल है। देखो बेटा, द एनर्जी, पहला पॉइंट, दैट इज कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉप्स, वगैरह जो कैप्चर करी ऑटोट्रॉप्स ने, डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट, वगैरह वापस नहीं जाएगी सूरज देवता के पास कि भाई तुम ले लो मेरे से वापस एनर्जी, ऐसा नहीं होगा, ये वापस नहीं जाएगी। क्लियर? एज इट मूव प्रोग्रेसिवली, आगे आगे मूव करती है थ्रू वेरियस ट्रॉपिक लेवल, इट इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रीवियस लेवल। वो कह रहा है 10% लो के अकॉर्डिंग आगे आगे जाती जाएगी और पिछले ट्रॉपिक लेवल के लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होगी। तो ये 2 पॉइंट बेटा कॉपी पे लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कॉपी पे मेंशन करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा रीजनरेशन। अब रीजनरेशन तुम्हें पता है ये हमारे हैं प्लैनेरिया भाई साहब, लिख लें इसको। इस भाई साहब का नेम क्या है? प्लैनेरिया। इस प्लैनेरिया के जीवन में बेटा बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल है। क्यों इसके जीवन में खुशी का माहौल है? क्योंकि प्लैनेरिया अगर अपना एक बॉडी पार्ट कट करवाता है तो वो दोबारा रीजनरेट कर सकता है। ये जो स्टारफिश दीदी है इसके जीवन में भी यही चल रहा है कि अगर इसकी एक आर्म कट होती है तो ये अपनी आर्म को दोबारा से रीजनरेट कर सकती है, बिकॉज इनके पास बेटा कुछ जादुई सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं रीजनरेटिव सेल्स, और कई जगह पे इसको स्टेम सेल भी बोला गया है।
तो इन स्टेम सेल्स की वजह से ये दोनों चोड़ में घूम रहे हैं, अरे आओ काटो हमें, हम तो क्या करेंगे, अपनी बॉडी दोबारा रीजनरेट कर लेंगे, बिकॉज दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल, रीजनरेटिव सेल। अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या गेम खेली, एनसीईआरटी ने कहा कुछ सेल्स के बारे में पूछ रखा, कहीं पे तो था, मैंने पढ़ा था कि यहाँ पे लिख रखा है दे हैव सर्टेन टाइप ऑफ सेल्स, है ना, और उसके बाद वहीं पे बात छोड़ देंगे कि इनके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, डिस्कस विद योर टीचर, और किसी ने डिस्कस नहीं किया पेपर में बैंड बजेगी फिर उसकी। तो आपको पता होना चाहिए रीजनरेटिव सेल या फिर स्टेम सेल इसके अंदर आंसर है। हाँ जी बेटा, अब हमारे पास अगला है अवर एनवायरनमेंट से ओजोन के ऊपर। बेटा ओजोन, ये लाइन भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ऑल एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ। पिछले साल सीबीएसई के पेपर में एजर्शन था, मतलब एजर्शन रीजनिंग में 4 क्वेश्चन होते हैं, तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन शायद था कि ऑक्सीजन जो है वो एसेंशियल है ऑल एरोबिक फॉर्म के लिए। बिल्कुल सही। हाउएवर एट द हायर ट्रॉपिक लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर ये एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करती है। बस मेरे को ये लाइन बतानी थी, ये रिएक्शन तो मैं पता है, उसके बाद कौन सी लाइन बतानी थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है 1987 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी ने एक एग्रीमेंट साइन किया। वो कह रहे आज के बाद कोई भी कंट्री अगर रेफ्रिजरेटर बनाती है तो उसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना के बराबर होंगे या बिल्कुल भी नहीं होंगे। इससे रिलेटेड भी बेटा मेरे को याद आ रहा है कुछ ना कुछ क्वेश्चन मैंने कहीं पे देखा हुआ है 1987 से रिलेटेड, तो आपको इवन ईयर तक याद होना चाहिए कि भाई यूएनईपी ने क्या ऐसा बताया था जिसकी वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम से कम यूज किया जा रहा है। पहले तो बेटा बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, भर भर के सीएफसी यूज कर रहे हैं, पॉल्यूशन मस्त कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब से ये रूल्स एंड रेगुलेशन बने उसके बाद बेटा ये जो कॉन्सेप्ट आया, इस कॉन्सेप्ट ने ये कहा कि भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन नुकसानदायक है और जो उनकी बैंड बजा देते हैं, तो इसलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम से कम यूज करना है। क्लियर। अब एक क्वेश्चन आया था बेटा एग्जाम में, ये लाइफ प्रोसेस का है, लाइफ प्रोसेस का है या शायद अवर एनवायरनमेंट का, अवर एनवायरनमेंट का है। द सेम एंजाइम डज नॉट ब्रेक डाउन एवरीथिंग वी ईट। अब ये क्या लिख रहा है, वो कह रहा है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो प्लास्टिक को क्यों नहीं डिग्रेड कर सकते, हम कोल क्यों नहीं खा सकते बेटा, हमारे तो एंजाइम्स हैं, एंजाइम तो डाइजेस्ट कर देंगे, हम कोयला क्यों नहीं खा सकते, खा लो कोयला। एनसीईआरटी लिख रही है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा बेटा, कोयला हम खाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा क्योंकि हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं एंड मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि उसका एक पर्टिकुलर एक्शन है जिसपे उसने अटैक करना है, डाइजेस्ट करना है, वो उसी को ही अटैक करेगा। बेटा बहुत सारी चीजें स्पेसिफिक होती हैं, जैसे हमारे पास जो सुई है उसका काम है कपड़े सिलने का, हमारे पास जो तलवार है उसका काम है जंग में लड़ने का। अब हो सकता है बेटा कोई राजा है सुई लेके चला गया जंग में लड़ने के लिए, पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि सुई का फंक्शन स्पेसिफिक है कपड़े सिलने में और तलवार का फंक्शन लड़ाई के लिए स्पेसिफिक है। हम दोनों के काम रिवर्स कर देंगे, दर्जी को तलवार दे दी और जो एक राजा है उसको सुई दे दी, तो दोनों की लाइफ में धमाल हो जाएगा। चलो हमने ये समझना है कि हमारे पास जो स्पेसिफिक फंक्शन होता है एंजाइम का वो क्यों होता है, क्योंकि बेटा एंजाइम पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ही डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये पढ़ लेना। फिर यहाँ पे लिख रखा है डिस्पोजेबल कप्स इन ट्रेन। बेटा कुल्हड़ जो है वो बहुत ज्यादा यूज किए जा रहे हैं, यहाँ पे लिख रखा है एनसीईआरटी के अंदर भी बना हुआ है बिकॉज दे आर बायोडिग्रेडेबल। या फिर पेपर कप यूज करो, तो आपके पास आ सकता है कि बताओ आप क्या क्या मॉडिफिकेशन ला सकते हो इन्वायरमेंट के अंदर, इको फ्रेंडली वेज क्या क्या ऑप्ट कर सकते हो। रेलवे स्टेशन पर बेटा आपने देखा होगा या फिर आप मैरिज फंक्शन में भी जाते हो, आजकल स्नैक्स भी कुल्हड़ के अंदर या फिर स्नैक्स भी किसके अंदर सर्व किए जाते हैं, मिट्टी की प्लेट्स होती हैं। कभी आप देखना मैरिज फंक्शन में भी मिट्टी की प्लेट्स होती हैं क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल होती हैं। एक बार आपने खाया उसमें, उसके बाद उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया और उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा सॉइल में ताकि दोबारा से उसको नया बनाया जा सके। प्लास्टिक को तो बेटा पता नहीं कितने साल लग जाते हैं हमारे एनवायरनमेंट से बाहर निकलने में। इस वजह से बेटा आप अब सबवे में जा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, वहां पे तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो पाइप्स होती हैं वो भी किसकी बनी होती हैं, वो भी पेपर की बनी होती हैं। अगर आप उस पाइप को थोड़ा सा खोलोगे तो एक पेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, पेपर को ही रोल करके पाइप को बनाया जाता है, बायोडिग्रेडेबल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा जेनेटिक्स के ऊपर क्या पूछ रखा है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। एक इंपॉर्टेंट चीज तो मैं समझा रहा हूँ, जेनेटिक्स में ही लिख रखा है बेटा, जो ये डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो डीएनए प्रेजेंट होता है, ये डीएनए आगे जाके क्या बनाता है, प्रोटीन। ये डीएनए आगे जाके क्या बनाता है, प्रोटीन। हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे कि डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन। आप सिर्फ इतना समझो, तुम्हारे अंदर अगर कोई डीएनए है तो वो डीएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन, और उसी प्रोटीन की वजह से कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स आप एक्सपीरियंस करते हो। मेरा हेयर का पैटर्न, हेयर का कलर, आई का कलर, स्किन की टोन, हाइट,
सब कुछ डिसाइड होता है प्रोटीन से, और प्रोटीन किससे बनता है? डीएनए से। तो इस पैराग्राफ में बेटा यही लिख रखा, वो कह रहा है कि पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन जाती है ऑफस्प्रिंग में, द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन। तो ये आप पढ़ लेना, बट ये मेरे को आपको बताना था, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब यहाँ पे वेरिएशंस के बारे में बता रखा बेटा, जो वेरिएशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी डीएनए कॉपी करेगा बेटा, डीएनए की कॉपी बनती है, डीएनए एक थ्रेड तो रहेगा नहीं, डीएनए की कॉपिंग होगी, तो डीएनए कॉपिंग के दौरान बेटा वेरिएशंस आने के चांसेस होते हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, व्हाट आर वेरिएशन? वेरिएशन का मतलब है चेंजेस अमंग द ऑर्गेनिज्म, चेंजेस अमंग द ऑर्गेनिज्म। आप घर के बाहर देखोगे है ना, बहुत सारे आपको डॉगी मिल जाएंगे इस सीजन में, छोटे छोटे पपीज दिख जाएंगे, 4 एक जैसे होंगे, 5वां थोड़ा सा अलग होगा, उसके चेस्ट पे ब्लैक कलर के पैचेस होंगे, अगर बाकी व्हाइट कलर के हैं तो दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशन, डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिज्म और चेंजेस अमंग द ऑर्गेनिज्म। अब वेरिएशन कब होती है बेटा? डीएनए जब कॉपी होता है, डीएनए जब कॉपी होता है उस दौरान वेरिएशन आने के चांसेस होते हैं। जब डीएनए कॉपी होता है ना बेटा, तो वो एज इट इज कॉपी ना होके कुछ ना कुछ वेरिएशंस लेके आता है। दूसरा हमारे पास क्या है, जब भी हमारे पास म्यूटेशन आ जाए, कोई म्यूटाजन के कांटेक्ट में अगर कोई इंसान आ जाए, तो म्यूटेशंस की वजह से ही भी जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है, उससे भी वेरिएशन क्रिएट होती है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए वेरिएशन कैसे क्रिएट होती है, तो आपको पता चल गया। क्या वेरिएशन बेनिफिशियल होती है? सारी वेरिएशन बेनिफिशियल नहीं होती। अगेन पिछले साल का क्वेश्चन है, क्या सारी वेरिएशन बेनिफिशियल होती है? नहीं। क्या सारी नुकसानदायक होती है? नहीं। कुछ बेनिफिशियल होती है और कुछ क्या होते हैं? नुकसानदायक होते हैं। चलो, अब ये एक बेटा छोटी सी एक्टिविटी आप लोगों ने करी भी होगी। ये मेरे पास कौन सा मिरर है, सबसे पहले ये सोचना है। मिरर तो क्या होगा? ये लेंस है। ये लेंस हो या मिरर हो, ये कन्वर्जिंग होगा। क्यों कन्वर्जिंग होगा बेटा? क्योंकि सन की जो भी लाइट यहाँ पे पड़ रही है, सन की जो भी लाइट यहाँ पे पड़ रही है बेटा, तो ये क्या कर रहा है? एक पेपर को बर्न कर रहा है। आप लोगों ने ना ये करा होगा, एक पेपर लिया, आप करके देखना, एक पेपर लेके बेटा, आपके पास लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, मार्केट से मिल जाता है बहुत इजीली। आप ब्लैक कलर का पेपर लेके उसके ऊपर कॉन्वेक्स लेंस से सनलाइट को अगर आप फोकस करवाओगे, तो थोड़ी देर के बाद वो जलने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये आने वाली रेज को, मेनली लेंस ही है, आने वाली रेज को ये क्या कर देगा? कन्वर्ज करेगा, जिसकी वजह से ये सारी रेज कॉन्सेंट्रेट करके हीट अप कर देंगे उस पेपर को, जिसकी वजह से पेपर जलने लगेगा। तो ये सारा का सारा इसमें बता रखा है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ये है रिप्रोडक्शन चैप्टर में है। रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर बेटा वेरिएशन का ही एडवांटेज पूछ रखा था। देखो, टेम्परेचर के ऊपर वो कह रहा है कि जो ये वेरिएशन है ना, ये वेरिएशन कई बार बहुत फायदेमंद होती है। कह रहे क्या भरोसा कि हमारे अर्थ पे क्या हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, वाटर लेवल बढ़ जाए। तो बहुत सारी ड्रास्टिक कंडीशन से बचाने के लिए वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सोचो एक पॉपुलेशन में वेरिएशन ही ना होती, एकदम से कोई नेचुरल कैलामिटी आई और पूरी अर्थ खत्म, ऐसा नहीं होता बेटा। क्या होता है कि हमारे पास कुछ एक ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, वेरिएशन प्रेजेंट होती है, जो उस एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाए। अब इसमें एग्जांपल दे रखा है बैक्टीरिया वाला, ग्लोबल वार्मिंग वाला, समझना ध्यान से। 5 बैक्टीरियाज हैं, A B C D E, जो मस्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में। सडनली एकदम से बेटा वो जहां पे रह रहे हैं, वाटर बॉडी में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, वहां का टेम्परेचर बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ा, पॉल्यूशन की वजह से बढ़ा। बैक्टीरिया ए टपक गया, बी टपक गया, सी टपक गया, डी टपक गया, बट ई वाला बच गया। तो ई वाला क्यों बचा? क्योंकि उसके अंदर वेरिएशन थी और वो अपने आप को स्टेबल कर पाया इस हाई टेम्परेचर में भी। तो इस बैक्टीरिया ने अपने आप को बचा लिया इस हाई टेम्परेचर में और दोबारा से A B C D चुन्नू मुन्नू बना लिए, मतलब रिप्रोड्यूस करके अपनी पॉपुलेशन को पहले जैसा कर लिया। तो क्या मैं कह सकता हूं इस कंडीशन में हमें एक सर्वाइवल एडवांटेज दिया वेरिएशन ने? बिल्कुल सही। वेरिएशन हमें सर्वाइवल एडवांटेज दे देती है कई बार, बट कुछ वेरिएशन नुकसानदायक भी होती हैं। इसके बाद बेटा रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर यहाँ पे कुछ काला आजार के बारे में दे रखा था, लाइशमानिया। लाइशमानिया के अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तुम्हें पता है बाइंड्री फिजन होता है, बट ये लेंथ वाइज करेगा। देखो ये कटी हुई है इमेज, बट आप एनसीईआरटी में देखोगे ये लेंथ वाइज 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जब भी बाइंड्री फिजन लेंथ वाइज डिवाइड करेगा तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। नेक्स्ट वन, एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखो, यहाँ पे मैंने डायग्राम इसीलिए रखा ताकि आप कनेक्ट कर पाए। एनसीईआरटी के अंदर लिख रखा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ना कुछ एडवांटेजेस हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो पता होगा, इतना तो पढ़ा हुआ तुमने पूरे साल। चलो बता देता हूं, वेजिटेटिव पार्ट लो, बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नया पौधा बना दो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मतलब उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी, मतलब कोई भी मेल फीमेल की बात नहीं होगी उसमें। नॉर्मली प्लांट का एक वेजिटेटिव पार्ट ले लो, स्टेम है, रूट है, फ्लावर है, बड है, उससे नया प्लांट बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब क्या क्या कर रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से? फ्लावर्स एंड फ्रूट अर्लियर आते हैं, पहला पॉइंट। तो फास्ट मेथड हो गया,
बिल्कुल सही। सच मेथड्स मेक पॉसिबल द प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट बनाना, ऑरेंज, जैस्मिन। जिनके पास बेटा कभी सीड बनाने की कैपेसिटी नहीं थी, वो भी इससे प्रोड्यूस हो सकते हैं और सीडलेस फ्रूट बना भी सकते हैं इससे। डिजीज फ्री भी बना सकते हैं। यहाँ पे नहीं मेंशन कर रखा, बट आपको याद रखना है, डिजीज फ्री अगर मुझे प्लांट बनाने हैं देन ऑल्सो आई कैन ऑप्ट दिस मेथड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास बेटा स्पोर फॉर्मेशन, है ना। राइजोपस तो बेटा पेटेंटेड क्वेश्चन है, राइजोपस पे बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है। राइजोपस पे एनसीईआरटी एक लाइन बोलती है जो मैं कई बार आपके वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप ऑन द ब्रेड। यहाँ पे बेटा राइजोपस का डायग्राम दिया हुआ है, तो ये अच्छा अच्छा सा ऐसा डायग्राम बनाना आना चाहिए। ये जो है एनसीईआरटी इसको बेटा बोलती है ब्लोब, और इसको क्या बोलती है, थ्रेड। तो यहाँ पे कहीं पे ना लिखा भी होगा ब्लोब ओना थ्रेड, यहाँ पे ब्लोब ओना थ्रेड लिखा होगा, अगर नहीं लिखा तो आसपास कहीं पे लिखा होगा। ब्लोब का मतलब क्या है, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर ये जो दाने हैं ये क्या है, स्पोर्स। जैसे ही बेटा ये मैच्योर होगा ना तो स्पोरेंजियम फटेगा, और ये बीच में जो छोटे छोटे दाने हैं थर्माकोल की बोल्स लगा लो, ये एक बैलून में भरी हुई हैं। जैसे ही बैलून फटेगा तो थर्माकोल की बोल्स बिखर जाएंगी, जहां जहां पे भी ये स्पोर्स गिरेंगे वहां पे नया राइजोपस बन जाएगा। तो राइजोपस का जो पुत्र है वो पैदा होगा जब ये स्पोर्स गिरेंगे किसी भी जर्मिनेटिंग सरफेस पे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है बेटा कि ये जो स्पर्म और एग में डिफरेंस। चलो स्पर्म और एग का डिफरेंस किस तरीके से पूछ सकते हैं बेटा, यहाँ पे कुछ लिख रखा था, मैंने इसलिए इसको क्रॉप किया था। यहाँ पे कुछ ना मोटाइल और नॉन मोटाइल के बारे में दे रखा है। इस पैराग्राफ को जब आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा, हाँ ये देखो, ये मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड एज मेल गैमेट फीमेल। बेटा यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में क्या अंतर है, साइज बड़ा है बेटा फीमेल गैमेट का, मेल गैमेट का जो साइज है वो छोटा होगा, क्योंकि फीमेल गैमेट ने फूड स्टोर करना है, मेल गैमेट ने फूड स्टोर नहीं करना। टेल किसके पास है, मेल गैमेट के पास। फीमेल गैमेट के पास टेल नहीं है तो फीमेल गैमेट मूव नहीं कर पाएगा, मेल गैमेट सिर्फ मूव करेगा। तो डिफरेंस आ सकता है मेल जर्म सेल, हाँ ये वर्ड था बेटा, जर्म सेल के ऊपर आ सकता है क्वेश्चन। तो जर्म सेल का मतलब क्या होता है, जो जर्मिनेट कराने में हेल्प करे, मतलब एक यंग वन प्रोड्यूस करने में हेल्प करे, तो गैमेट्स को ही जर्म सेल बोला जाता है। फिर वो कह रहा हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए एज कंपेयर्ड मियोसिस। अब ये मियोसिस का कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है, एक बार बता देता हूं। मान लो बेटा, मान लो ये मेरे पास गैमेट बनाने वाले सेल हैं, ये मेरे पास मान लो गैमेट बनाने वाले सेल हैं, है ना। ये जो गैमेट बनाने वाले सेल हैं ये कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, 2n होते हैं। जिनको डिप्लॉयड का मतलब नहीं पता, इसके अंदर बेटा क्रोमोसोम्स की कॉपीज प्रेजेंट होती हैं। अब यहां से बना स्पर्म, यहां से बना स्पर्म, यहां से बना एग। अब तुम्हें 10th क्लास में शायद ये नहीं बताते गैमेट बनाने वाले सेल, यहाँ पे सीधा ही लिख देते हैं मेल फीमेल। नॉर्मली ये मेल फीमेल के सेल होते हैं, तो ये मान लो मेल लिख दिया, ये मैंने लिख दिया फीमेल। तो मेल फीमेल कैसे हैं, डिप्लॉयड हैं। इनके अंदर बेटा एक फिनोमिना होता है सेल डिवीजन का ही, मियोसिस। मियोसिस का मतलब होता है जब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाए। तो क्रोमोसोम नंबर हाफ होते ही ये क्या होगा, एन हो जाएगा, एन। ह्यूमन बीइंग के केस में 2n क्या होता है, 46, एन कैसा होता है 23। अब जब ये दोनों आपस में मिलके बच्चा बनाएंगे, जायगोट बनाएंगे, तो उसके अंदर क्रोमोसोम फिर से कितने हो जाएंगे, 2n मतलब 46। और ये अच्छा भी है, जो बच्चा पैदा हो रहा है वो मम्मी पापा की तरह 46 क्रोमोसोम लेके आएगा। ये नहीं है मदर के क्रोमोसोम 46, फादर के क्रोमोसोम 46, बच्चे के अंदर 92 हो गए। अब बच्चा जब रिप्रोड्यूस करेगा तो 92, 92, 184, है ना। मतलब नेक्स्ट लेवल की गुंडागर्दी चल रही है। क्या होगा कि हर जनरेशन में क्रोमोसोम बढ़ते जाएंगे, तो मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं वो अलग अलग दिखेंगे, क्रोमोसोम के कारण कैरेक्टर अलग होंगे, है ना। एक ही परिवार के अंदर किसी के 4 हाथ हैं, किसी के 10 सिर हैं, किसी के 2 नाक हैं, मतलब कितना फनी एनवायरनमेंट हो जाएगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता बेटा, पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी के लिए एक डिवीजन होती है मियोसिस, जिससे क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाए, हाफ हो जाए। चलिए बेटा नेक्स्ट वन, फ्लावर। बहुत ही सिंपल सिंपल है, इसको बहुत जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं बेटा। वाटरमेलन का एग्जांपल है यहाँ पे, है ना। बाइसेक्सुअल में हिबिस्कस और मस्टर्ड का एग्जांपल दे रखा है। वाटरमेलन यूनिसेक्सुअल का है, पपाया भी बेटा, पपाया यूनिसेक्सुअल है, पपाया, है ना, पपाया है। देन हमारे पास क्या है, वाटरमेलन है, पपाया है, वाटरमेलन है। ये यूनिसेक्सुअल का, यूनिसेक्सुअल का मतलब इसमें या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, है ना, या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा। यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल में दोनों पार्ट होते हैं। ये एग्जांपल बहुत बार पूछे गए हैं। हिबिस्कस और मस्टर्ड जो होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं, मटर का पौधा भी बाइसेक्सुअल है, ठीक है। फिर यहाँ पे बेटा कॉन्ट्रासेप्शन मेथड से रिलेटेड पूछ रखा है। साइड इफेक्ट आ गए थे एक बार। अब साइड इफेक्ट बच्चे कह रहे सर साइड इफेक्ट तो हमें पता ही नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर लिख रखे हैं बेटा, ये पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं ब्रीफ दे देता हूं।
ओरल पिल अगर एक फीमेल यूज कर रही है तो उसके अंदर हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है, क्योंकि बेटा ओरल पिल के अंदर हार्मोन्स ही होते हैं। हम जानबूझ के हार्मोन्स को इम्बैलेंस करा रहे हैं फीमेल के अंदर ताकि वो यंग वन को प्रोड्यूस ना कर पाए। तो अगर ज्यादा किसी ने ओरल पिल कंज्यूम कर ली तो एक फीमेल पर्टिकुलरली इनफर्टाइल हो सकती है, वो यंग वन नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी लाइफ टाइम। दूसरा डिसएडवांटेज, कॉपर टी जो फीमेल यूज कर रही है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है। क्लियर। इसके अलावा वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी सर्जिकल मेथड तुम्हें पता है, उसका तो साइड इफेक्ट नेक्स्ट लेवल है कि एक बार अगर वो मेथड ऑप्ट कर लिया तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट ये है कि पर्सन परमानेंटली स्टेराइल हो जाएगा, द पर्सन कैन नॉट अचीव रिप्रोडक्टिव लाइफ अगेन। तो यहाँ पे बेटा सारा लिख रखा है कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आपको पढ़नी है ना। ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लेना, हर एक के आपके पास पॉइंट्स बने होने चाहिए। एक सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन का मतलब क्या है बेटा, फीमेल फिटिसाइड, जेंडर पता करके सेक्स सेलेक्टिव उसको किल करना इस फिटिसाइड। तो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, अबॉर्शन मतलब बच्चे को किल करना, फीमेल्स को ज्यादातर किल कर दिया जाता है जन्म से पहले ही। तो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, उसी के लिए एक टर्म दे रखी है, दैट इज फीमेल फिटिसाइड, है ना। फीमेल को किल करना जन्म से पहले ही, दैट इज सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन व्हिच इज बैन्ड। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ रेट, पॉपुलेशन साइज। अब ये तुम कहोगे पॉपुलेशन साइज, सॉरी, अब तुम कहोगे ये तो पता नहीं कौन सा बेटा 12th में आता है टॉपिक, बट एनसीईआरटी के कोने में छुपा था, मेरी नजर से नहीं बचा, मैं ले आया तुम्हारे लिए। यहाँ क्या लिख रखा है, द रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ इन अ पॉपुलेशन विल डिटरमाइन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। कॉमन सेंस की बात है बेटा कि अगर हमारे पास बर्थ रेट ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, डेथ रेट ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन कम होगी। The society is the main reason for the poor standard of many people. The size, वो कह रहा है कि इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई, देखो बेचारी अर्थ से उठाए नहीं जा रहे ये लोग, इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई कि जो क्वालिटी ऑफ मतलब लिविंग है वो डिक्रीज हो गया, स्टैंडर्ड डिक्रीज हो गया। और अगर बेटा पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो उसके बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट हैं। ये मत सोचना कि टॉपिक नहीं है तो पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड लास्ट में जो टॉपिक है उससे रिलेटेड किसी भी डोमेन में क्वेश्चन आ सकता है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा, पॉवर्टी इंक्रीज होगी, अपॉर्चुनिटीज कम होगी, है ना। कैरिंग कैपेसिटी अर्थ की इतनी कम हो जाएगी, मतलब अर्थ पे तो पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन, बीमारियां आ जाएंगी, मतलब एडवर्स कंडीशन हो जाएगी। तो पॉल्यूशन और पॉपुलेशन दोनों ही नुकसानदायक हैं अर्थ के लिए। चलिए बेटा, यहाँ पे पीवीसी का दे रखा है कि जो वायर के ऊपर है पीवीसी की कोटिंग की होती है, रबड़ की कोटिंग इसलिए होती है बेटा ताकि प्रिवेंट किया जा सके इलेक्ट्रिकल शॉक से, इंसुलेटर होता है, बहुत सिंपल है। फिर आपने बेटा मेटल नॉन मेटल में से ये सब पढ़ना है, गैलियम है, सीजियम है, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं बेटा, चमकदार नहीं होते, पर आयोडीन इसका एक्सेप्शन है, आयोडीन चमकदार होता है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इसको नाइफ से भी कट करना चाहो तो आप कट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, डिफ्रैक्शन। देखो जो ये डिफ्रैक्शन है बेटा, इसकी डेफिनेशन एक बार एग्जाम में पूछी गई थी इनडायरेक्टली। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। अब तुम कहोगे बेंडिंग तो सर रिफ्लेक्शन भी है, पर सुनेंगे ध्यान से, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय द कॉर्नर्स, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन। देखो बेटा ये ना वेव नेचर और पार्टिकल नेचर क्या होता है, आप 11th-12th में पढ़ोगे। एक रे ऑप्टिक्स होती है, एक वेव ऑप्टिक्स होती है। लाइट के ना डुअल नेचर होते हैं, वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। कुछ फिनोमिनास वेव नेचर से जस्टिफाई होते हैं, कुछ फिनोमिनास रे नेचर से जस्टिफाई होते हैं। आपको सिर्फ 10th में ये याद रखना है इस पैराग्राफ में से कि लाइट हैव डुअल नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। चलो बेटा नेक्स्ट हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये हिडन जेम तो नहीं है, इंपॉर्टेंट है। मैं ये बताना चाह रहा हूं बेटा, N21 का मतलब क्या होता है। कई बच्चे N21 को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, N21 को ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो इक्वल हो जाता है V1 बाय V2 के। अगर मान लो मैं तुम्हें कहूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 32, तो इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 21 को कैसे लिखा, 3 नीचे 2 ऊपर, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। क्लियर, सॉर्टेड है ये। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है रिडॉक्स रिएक्शन। इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है बेटा। इस रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर हमें ये याद रखना होता है कि किसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है और किसमें ऑक्सीजन हट रही है। देखो बेटा कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कॉपी पे लिख लो, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगी या फिर जिसमें से हाइड्रोजन रिमूव होगी उसकी होगी ऑक्सीडेशन। जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगी या हाइड्रोजन रिमूव होगी उसकी होगी ऑक्सीडेशन। जिसमें हाइड्रोजन ऐड होगी और ऑक्सीजन रिमूव होगी उसकी होगी रिडक्शन। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बेटा CuO से Cu बना, बेचारे CuO से ऑक्सीजन छीन ली, तो CuO से ऑक्सीजन छीन ली गई तो इसकी होगी रिडक्शन।
H2 में ऑक्सीजन ऐड कर दी गई तो मतलब H2 की क्या होगी, ऑक्सीडेशन। और एक और बात समझ लेना, जिसकी ऑक्सीडेशन होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट, इसकी रिडक्शन होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली ये रिएक्शन है, बच्चे कंफ्यूज का करते हैं, इसमें HCl को Cl2 से मिला दो, बेटा HCl से हाइड्रोजन छीन लिया गया, तो जिसका हाइड्रोजन छीन लिया गया HCl इज सब्सटेंस, हाइड्रोजन छीन लिया तो HCl इज सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, whereas MnO2 इज सब्सटेंस रिड्यूस। तो ये एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर। अब यहाँ पे स्केलेटल इक्वेशन के बारे में दे रखा, मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूं, एनसीईआरटी का ही हिडन जेम है कि जो भी इक्वेशन बैलेंस नहीं होती उसको बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। चलो नेक्स्ट हमारे पास कुछ लेकर रखा ऑप्टिकल डेंसिटी से रिलेटेड। वो कह रहा है ऑप्टिकल डेंसिटी और नॉर्मल डेंसिटी में फर्क है। क्या फर्क है? वो कह रहा है जो कैरोसिन है, कैरोसिन की नॉर्मल डेंसिटी पानी से कम होती है। जो कैरोसिन है ना, अगर आप उसको पानी में डालेंगे तो वो फ्लोट करेगा पानी के ऊपर। बट अगर मैं ऑप्टिक्स की बात करूं तो ये डेंसर है बेटा, कैरोसिन इज डेंसर देन वाटर। कैरोसिन जो है वो डेंसर है वाटर से, पर अगर उसकी वैसी डेंसिटी देखें नॉर्मल डेंसिटी तो वो कम होती है। तो कंफ्यूज नहीं होना, जो ऑप्टिकली डेंसर है वो वैसे डेंसर हो ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब ऑयल वाटर से ऑप्टिक्स की नजर में तो डेंसर है, बट वैसे ऑयल हल्का होता है, वो फ्लोट करता है सरफेस ऑफ वाटर पे। तो यही इसके अंदर लिख रखा है, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, देन इसके बाद ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में लिख रखा। तो ये सारा आप पढ़ोगे कि मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी में फर्क होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास बेटा बड़ा चिंदी सा क्वेश्चन है, व्हाइट वॉश वाला, बहुत बार पढ़ रखा है कि जो दीवारें हैं वो थोड़े दिनों बाद चमकना शुरू करती हैं। उसका रीजन ये है कि आपने दीवार पे लगाया CaOH ट्वाइस व्हाइट वॉश की, जब इसके अंदर CO2 हम पास करेंगे बेटा, जैसे हमने इसके अंदर CO2 पास करी बहुत लंबे टाइम तक, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट में, जिसकी अपीयरेंस कैसी होती है, शाइनी। जब आपने बेटा व्हाइट वॉश करी तो तुमने दीवार पे क्या लगाया, CaOH ट्वाइस, धीरे धीरे आसपास की CO2 उसके साथ रिएक्ट करेगी और क्या बना देगी, CaCO3, दैट इज लाइमस्टोन, जिसकी वजह से चमक आएगी 3 से 4 दिन बाद। तो शाइनी फिनिश टू द वॉल पे क्वेश्चन आपने काफी बार देखा होगा। ये तो बेटा हिडन जेम है ही नहीं, बट इस पे क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। इतना रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है तो एक नंबर में ये इंपॉर्टेंट होता है, कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम। ये अगर कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना, पैरेलल वाला पीछे रह गया। अगर कोई रे फोकस में से पास हो रही है तो पैरेलल हो जाएगी, फोकस में से पास हो रही है पैरेलल। याद रखना बेटा दोनों का तरीका अलग है पैरेलल होने का, क्योंकि एक कन्वर्जिंग है एक डाइवर्जिंग। अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर में से रे पास हो रही है सो इट विल गो स्ट्रेट विदाउट एनी बेंडिंग। क्लियर? अब बेटा लास्ट में पूरे के पूरे मैंने बहुत सारे हिडन जेम आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। कॉपी पेज को आपने लिख लिया होगा। बिलीव, अचीव, सक्सीड मैंने इसलिए लिखा, बिलीव किया आपने, आपने टॉपिक समझा। अचीव तब करोगे जब आप इसको लिखोगे, और सक्सीड आप तब होगे जब एग्जाम में इनमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे। बेटा बहुत सिंपल है साइंस पढ़नी। आप लोगों के लिए बेटा ऐसे वीडियो लेक्चर मैं आगे भी बनाता रहूंगा, मतलब तुम्हारी साइंस की टेंशन मेरी है। आप सिर्फ इस चैनल को फॉलो करो, इसका जितना भी कंटेंट है उसको लिख लिख के देखो। देखो बेटा दुनिया में बहुत सारी वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, और हो सकता है वो वीडियो लेक्चर बहुत बेस्ट हो, बट आपको उन वीडियो लेक्चर्स का फायदा तभी मिलेगा जब आप उसको पेन डाउन करते हैं, क्योंकि जितनी भी सेंसेस हम यूज करते हैं लर्निंग में उतना ज्यादा हम सीखते हैं। क्लियर? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, एक कमेंट छोड़ के जाना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। गुड लक एंड पढ़ ले भाई।